सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम आपकी पुस्तक आरोह भाग 2 गद्य खंड का पाठ 12 बाजार दर्शन का पठन करेंगे। ठीक है छात्रों, आज मैं आपको इस पाठ की समरी यानी सारांश में इस पाठ को बताऊंगी। आपको इस पाठ की समरी को सुनकर पाठ के अंदर क्या है यह आपको विदित हो जाएगा। पाठ की समरी को आपको ध्यान से सुनना है और काम करना है। ठीक है छात्रों, उसके लिए आपको एकांत में शांत मन से बैठना है, क्योंकि बाजार दर्शन जो जिनेंद्र जी द्वारा रचित है, नाम से जैसा इसके पता है आपको, बाजार दर्शन। बाजार में जब हम जाते हैं क्या देखते हैं? बाजार के दर्शन। अब ये जिनेंद्र कुमार जी इस पाठ के माध्यम से जो सामान्य वर्ग है, जो हम जैसे लोग हैं, क्या कहते हैं कि जब बाजार में जाओ तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें खरीदनी है, ये सब इस पाठ में जिनेंद्र जी हमें बता रहे हैं कि जो बाजार का जादू है, बाजार लुभावना होता है, किस प्रकार वो ग्राहक को अपनी ओर खींचता है। आप बाजार में जाते हो, सब्जी मंडी में भी जाते हो, क्यों आप किसी की दुकान में चले जाते हो और किसी की में नहीं जाते? क्या कारण है? कौन सी चीज़ हमें वो अच्छी लगती है जिस कारण हम मजबूर हो जाते हैं उस दुकान पर जाने के लिए? यही सब जिनेंद्र जी ने कहा है कि जो बाजार है ऐसा आकर्षण पैदा कर देता है उस चीज़ में। जैसे आप दीपावली के समय में बेटा बाजार जाते हो, पटाखे, फुलझड़ियाँ, बम, डेकोरेशन का सामान एक से एक, या कपड़े, सैंडल, साड़ी, जूते, जो भी हैं, सब जो दुकानदार हैं अपने सामान को इतना सजा धजा कर रखते हैं कि जैसे नवी नवेली दुल्हन, कहते हैं जिस प्रकार सजी होती है ये बाजार, उसी प्रकार सजा होता है और ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब ध्यान से सुनिए बेटा इस पाठ को। बाजार दर्शन श्री जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें गहन वैचारिकता, साहित्य सुलभ लालित्य का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। जिनेंद्र जी ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों को चित्रित किया है। जिनेंद्र जी ने कोई दूसरा उदाहरण नहीं लिया है इस पाठ में। उन्होंने सिर्फ अपने जान पहचान वाले और अपने मित्रों के उदाहरण के माध्यम से इस पाठ को हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि बाजार तो अपनी तरफ खींचेगा ही, लेकिन हमें उनकी आकर्षण में नहीं जाना है। हमें जो चीज़ खरीदनी है हमें वही खरीदनी चाहिए। देखिए अभी बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना देती है। क्यों, उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम ज़रूरत के अनुसार बाजार का सदुपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत से दूर बाजार की चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा मीन्स लालच, ईर्षा, जलन से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इन्हीं भावों को लेखक ने अनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया है, कोशिश की है। लेखक बताता है, लेखक अपने दो मित्रों के माध्यम से बताता है कि किस प्रकार जो मित्र थे
कैसे जिसको नहीं खरीदना था वो बंडल लेकर आ जाते हैं, इतना सामान खरीद लेते हैं कि उनके पास रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं होते। दूसरे मित्र ऐसे होते हैं, उनकी जेब भरी होती है और वो शाम को वापस घर आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। ये अंतर बताया है कि किस प्रकार हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को खरीदना चाहिए। देखिए, लेखक बताता है कि एक बार उनका जो एक मित्र है अपनी प्रिय पत्नी के साथ बाजार में एक मामूली सी वस्तु खरीदने हेतु गए थे। लेकिन जब वे लौट कर आए तो उनके हाथ में बहुत से सामान के बंडल थे। इस समाज में असंयमी असंयमी कौन होते हैं छात्रों? जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। संयमी जिसका अपने ऊपर कंट्रोल होता है। दो तरह के लोग इस पाठ में लेखक ने हमें बताए हैं। कुछ ऐसे जो बेकार खर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संयमी हैं जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं कि हमें नहीं लेना तो नहीं लेना। ऐसे लोग अपव्यय न करते हुए भी, व्यय करना मीन्स ज़्यादा खर्च करना, अपव्यय मीन्स कम खर्च करना, करते हुए भी केवल ज़रूरत के अनुरूप खर्च करते हैं। वे लोग ही पैसे को जोड़कर गर्वीले बने रहते हैं। पैसा किसके पास रहता है? जो ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं और बेकार की चीज़ों की तरफ ध्यान देते ही नहीं। लेखक कहते हैं कि वह मित्र ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले आए और उनके पास रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे। लेखक उसे समझाता है कि वह सामान परचेजिंग पावर के अनुपात में लेकर आया है। बाजार तो पूर्ण रूप से सजा धजा होता है। वह ग्राहकों को अपने आकर्षण से आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूट लो, मुझे लूट लो। ग्राहक सब कुछ भूल जाएं और बाजार को देखें। ये बाजार चाहता है, क्योंकि उनको तो बच्चे अपने सामान की बिक्री करनी है, लेकिन देखना हमें है कि हमें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और क्या नहीं। बाजार का जो आमंत्रण है वो मूक होता है। मूक मीन्स बोलता नहीं है, लेकिन वो जो जादू है वो आंखों के नजरिए हमारे दिल तक पहुंचता है, जो प्रत्येक के हृदय में इच्छा जगाता है और यह मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है। लेकिन दूसरी ओर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि एक मेरा दूसरा मित्र है जो बाजार में दोपहर से पहले गए, लेकिन संध्या के समय खाली हाथ वापस आ गए। उन्होंने खाली हाथ आने का यह कारण बताया कि वह सब कुछ खरीदना चाहता था, इसलिए इसी चाह में वह कुछ भी खरीद नहीं पाया। बाजार में जाने पर इच्छा घेर लेती है। बहुत सी इच्छाएं होती है मन में कि वो सामान बड़ा अच्छा लग रहा है उसको खरीद लो, वो सामान भी अच्छा लग रहा है उसको खरीद लो, जिससे मन में दुख प्रकट होता है। यह बाजार के रूप सौंदर्य का ऐसा जादू जो आंखों के रास्ते दिल में प्रवेश करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो हमें आंखें दिखाती हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। फिर वो आंखें हमारे दिल को बताती हैं और दिल उसको लेने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बाजार कैसा बताया है लेखक ने कि चुंबक के समान मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक चुंबक की तरह से बाजार है। जिस प्रकार लोहे को अपनी तरफ खींचता है चुंबक, उसी प्रकार बाजार का जादू कस्टमर को, ग्राहकों को अपनी तरफ खींचता है। जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या क्या सामान खरीदे, क्योंकि उसे सभी सामान आराम और सुख देने वाले लगते हैं। लेकिन जब जादू का असर उतरता है तो सारी फैंसी चीज़ों का जो आकर्षण है, जो खिंचाव था लाने का, वो कष्टदायक प्रतीत होने लगता है। तब उसका मन दुखी हो जाता है। छात्रों, ये देखिए छात्रों, इस तस्वीर के माध्यम से आप देखेंगे कि बाजार का जादू क्या है। मनुष्य को बाजार में मन को भरकर जाना चाहिए, क्योंकि अब लेखक क्या बताते हैं कि जब आप बाजार में जाओ, गर्मी का मौसम हो तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे गर्मी की लू में यदि आप पानी पीकर जाएं तो लू की तपन जो है वो व्यर्थ हो जाती है। आपको लू, वो गर्मी सताएगी नहीं। वैसे ही अगर मन में, देखिए छात्रों, हैं तो दूसरा एक आप बताते हैं अब लेखक कि वह भी इच्छाएं घेर लेती हैं तो क्या करते हैं। अब जब वो दुखी हो जाते हैं, आकर्षण कैसा होता है?
चुंबक की तरह से, जैसे ये आकर्षण पिक्चर में दिखाया था। मनुष्य को बाजार में मन को भरकर जाना चाहिए। जब लू के मौसम में जाए तो पानी पी कर जाए। वैसे ही मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार का आकर्षण भी व्यर्थ हो जाएगा। आंख फोड़ कर मनुष्य लोभ से नहीं बच सकता। अगर मैं चाहूं तो मैं देखूंगी नहीं, क्या मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगी? नहीं, क्योंकि ऐसा करके वह अपना ही अहित करेगा, अपना ही बुरा करेगा। अगर मैंने अपनी आंखों को फोड़ लिया तो बाजार तो ऐसे का ऐसा रहेगा। संसार का कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य में यदि पूर्णता होती तो वह क्या बन जाता? भगवान बन जाता। क्योंकि भगवान को क्या बोला जाता है? पूर्ण है। सत्य ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सत्य कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। लेखक अब तीसरे एक चूर्ण वाले का उदाहरण देते हैं कि जो उनके पड़ोस में रहता है और उसका नाम भगत है। उन्हें चूर्ण बेचने का कार्य करते बहुत समय हो गया। लोग जब किसी काम को करने लग जाते हैं तो लोग उसको उसी से संबोधित करने लग जाते हैं। जैसे सब्जी बेचते हैं, सब्जी वाला। दूध बेचता है, दूध वाला। ठीक है, फ्रूट बेचता है, फल वाला आ गया। क्लियर? ऐसे ही जो वो चूर्ण वाला था उसको लोग क्या संबोधित करने लगे? चूर्ण वाले के नाम से। तो वो क्या बताते हैं लेखक, यदि वह व्यवसाय अपनाकर चूर्ण बेचते तो तब अब तक माला माल हो जाते। अगर वह एक व्यापार की तरह से उसको बेचते तो आज तक वो माला माल हो जाते, उसके पास बहुत सारे पैसे होते। लेकिन वे अपने चूर्ण को अपने किस तरह से उन्होंने एक टेक्निक बनाई है कि मैं दिन में इतना चूर्ण बेचूंगा, और अगर इसके अलावा चूर्ण बच जाता है तो मैं फ्री में बच्चों को बांट जाया करूंगा। उसको पैसे का मोह नहीं है छात्रों। देखिए, पेटी में रख कर बेचते हैं। केवल 6 आने की कमाई होने पर बाकी का चूर्ण बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। लेकिन बताते हैं कि सेठ भगत पर बाजार का जादू थोड़ा सा भी नहीं चलता। उसको लालच नहीं है कि मैं बेचूं। वह जादू से दूर, पैसे से निर्मोही। निर्मोह मीन्स मोह ना होना। मन मस्ती में अपना कार्य करता रहता है। उसको जितना काम करना है वो उतना करता है, लालच नहीं है। एक बार लेखक सड़क के किनारे पैदल चला जा रहा था कि एक मोटर उनके पास से, अगर आप कहीं भी पैदल जाते हैं और फुल स्पीड में कोई कार या ट्रक आता है तो उसकी धूल आपके माथे पर या मुंह पर पड़ती है। इसी प्रकार लेखक जब पैदल जा रहे थे, पीछे से कोई मोटर गाड़ी आई और उसकी धूल लेखक के ऊपर गिर गई। यह मुझ पर, तो लेखक क्या सोचते हैं कि यह मुझ पर पैसे की व्यंग शक्ति चलाकर गई है। जो मोटर ने धूल मेरे ऊपर डाली है, ये दिखा रहे हैं कि पैसे वाले की पावर क्या होती है। तो लेखक के मन में भी आता है, उसने भी मोटर वाले माँ बाप के यहाँ जन्म लिया होता तो आज वो भी पैदल नहीं चलते। लेकिन यह पैसे की व्यंग शक्ति उस चूर्ण बेचने वाले व्यक्ति पर नहीं चलती जो लेखक को बाजार चौक में मिले थे। बाजार पूरा सजा हुआ था, लेकिन उसका आकर्षण जो चूर्ण बेचने वाले था छात्रों, उसका नाम क्या था? भगत जी के मन को नहीं भेज सका। वे बड़े स्टोर चौक बाजार से गुजरते हुए एक छोटे से पंसारी की दुकान पर, उनको कुछ सामान खरीदना था और वो वहीं पर जाते हैं और सामान खरीद कर वापिस आ जाते हैं। ये बताया गया है कि उन चूर्ण वाले पर बाजार का जादू नहीं चलता, क्योंकि अपना सामान खरीदने के बाद सारा बाजार उनके लिए व्यर्थ हो जाता है। लेकिन अंत में स्पष्ट करता है कि बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है? जो अपनी चाहत को जानता है। छात्रों, इसको आप माफ करोगे, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानते वे तो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने धन से केवल एक विनाशक और व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे मनुष्य न तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, न बाजार को सत्य लाभ ही दे सकते हैं। ऐसे लोग सद्भाव के हराश में केवल कोरे ग्राहक का व्यवहार करते हैं। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है छात्रों, और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र नीति का शास्त्र है, नीतिपूर्वक वो नहीं है। ठीक है छात्रों, आज हम इस पाठ का जो पठन है, जो सारांश है, हमने यहीं तक किया है।
ये सारांश आपको इसलिए बताया है ताकि इससे जो आपका पाठ है वो आपको समझ में आ जाए कि बाजार का जादू, बाजार दर्शन क्या है। बाजार में जब हम जाते हैं हमें किन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए और हमें अपना एक माइंड सेट करके जाना चाहिए। छात्रों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक माइंड सेट करके जाइए कि आपको बाजार से वो सामान खरीदना है और वो ही आप लेकर आओगे। एक गुजारिश और है कि आप अपनी लिस्ट बना लें कि आपको कौन सा सामान लेकर आना है ताकि आपका समय भी बर्बाद न हो और वह सामान भी आप लेकर आ जाओ। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ ये सारांश समझकर आपको पाठ की कहानी पता चल गई होगी और अब आप आनंद पूर्वक पाठ का पठन भी करेंगे। ठीक है छात्रों, इसी उम्मीद के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल अगले कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और काम करते रहिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।